जी नमस्कार साथियों। तो आप सभी को जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो दो प्रश्न जो हम लेकर आए हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से है और इतना ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिएगा, प्रश्न हो सकता है ये प्रश्न जो है 5 से 10 नंबर में एक प्रश्न पूछ दे। जी हाँ दोस्तों, दोनों प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको जो है हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रश्न आपसे पूछेगा कि रक्तचाप से क्या समझते हैं, रक्तचाप क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता क्या है, और डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। मतलब ब्लड प्रेशर रक्तचाप को प्रभावित करने वाले वह कौन कौन से ऐसे कारक है, कौन कौन से ऐसे चीज़ है जो ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता हो, अपने चीज़ों को चढ़ाव या उतार करता हो ब्लड प्रेशर को। समझ गए? चलिए हम लोग जो है इसको देखेंगे। तो देखिए, बहुत आसान है। ये जो फैक्टर वाला लिखने के लिए बहुत बड़ा है, बट ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। टेम्परेचर हो गया, इमोशन जैसे दुख हो गया, घटना, चोट हो गया, उसके बाद हो गया शरीर का स्वास्थ्य हो गया, उसके बाद आपका हो गया बहुत ऐसे चीज़ है जो आपको ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है। तो हम लोग नीचे देखेंगे तो सिर्फ उसका पॉइंट देख लेंगे। पॉइंट आपको याद रखना है, तो उसमें मेटर को आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। और एक प्रश्न है आपका मरणासन। एक प्रश्न है मरणासन, मतलब जो पेशेंट मरने वाला होता है, वो मरने का आसन प्राप्त कर चुका हो, जो कुछ ही दिनों में मरने वाला हो, तो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जानिए ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो देखिए, प्रेशर कब होता है, कब दबाव उत्पन्न होता है। दबाव कब उत्पन्न होता है किसी चीज़ पर, तो दबाव उस समय ना उत्पन्न होता है जब किसी चीज़ पर आप प्रेस करेंगे, धक्का देंगे, तब ना उस पर प्रेस लगता है और दबाव उत्पन्न होता है। तो वही चीज़ें हैं कि रक्त भी जो होता है ना, रक्त चूँकि गति करते रहता है संपूर्ण शरीर में, किसके होकर, तो वाहिका के होकर, जो ब्लड वेसल्स है उसके थोड़ा गति करते रहता है। अब गति करते वक्त जो वो गति कर रहा है, उसके स्पीड के कारण जो उस वाहिनी, जो वो वेसल्स है रक्त ब्लड का, उस पर जो प्रेशर लग रहा है, जो धक्का पहुंच रहा है और जिसके कारण प्रेशर उत्पन्न हो रहा है, तो वही तो आपका ब्लड प्रेशर हो जाता है, यानी रक्तचाप हो जाता है। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो यही है। देखिए, रक्त वाहिनियों मतलब ब्लड वेसल्स, वाहिनी मतलब क्या होता है, नली, रक्त का नली जिसके द्वारा रक्त बह रहा है। ठीक है, रक्त फ्लो हो रहा है, तो वही को, उसी को वाहिनी बोलते हैं। ठीक है, रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स में बहने वाले रक्त, मतलब रक्त नली में या रक्त वाहिनियों में बहने वाले रक्त जो होता है, उसके द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवार, मतलब जो रक्त वाहिनी में बह रहा है, फ्लो हो रहा है, उसके द्वारा जो रक्त का वाहिनी है ना, ये वाहिनी है, और इसी वाहिनी से जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, बह रहा है, और इसी वाहिनी के जो दीवार हुआ, चूँकि यह एक नली है, यह एक नली है, तो समझिए इस नली के होकर अगर आप हम कुछ गुजारेंगे, जैसे सपोज आप पानी ही इसके नली के द्वारा जो गुजारेंगे, तो अगर इसमें पानी अगर फुल रहेगा तो क्या होगा, दबाव देगा ना। इसके नली पर जो ये दीवार है, ऊपर वाला दीवार, और ये वाला ऊपर वाला जो दीवार है, ये वाला, इस पर तो अंदर से दबाव लगेगा ना, और वही जो दबाव होता है ब्लड वेसल्स, ब्लड बहने वक्त जो दबाव लगता है, उसी को रक्तचाप कहते हैं। समझ गए? तो यही है कि रक्त वाहिनियों में बहने वाले रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवारों पर लगाए जाने वाले दबाव को रक्तचाप कहते हैं। समझ गए कि रक्त वाहिनियों द्वारा जो रक्त बह रहा है, उसके द्वारा उस वाहिनी के दीवार पर जो दबाव लगाया जाता है, वही जो होता है रक्तचाप होता है। समझ गए? ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो आपका रक्तचाप होता है, यह दो प्रकार से चाप करता है। जो दबाव देता है, दो प्रकार से चाप करता है। एक होता है सिस्टोलिक दबाव, जिसको आप लोग उच्चतम दबाव भी बोलते हैं। ठीक है, सिस्टोलिक। और एक होता है डाईसिस्टोलिक। एक होता है क्या चीज़, डाईसिस्टोलिक, एक निम्न दाब। ठीक है, तो सिस्टोलिक के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, इस वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल के दौरान बाएं नीले द्वारा रक्त को महाधमनी में धकेलने के समय वह रक्त द्वारा वाहिनियों की भित्ति पर लगाए जाने वाला दबाव उच्चतम दबाव या सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। आप लोग क्या समझे कि जब ब्लड जो है निकलता है, जो ब्लड निकलने वेंट्रिकल जो सिस्टोल है, जो वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल के दौरान जब होता है, क्या होता है कि जब बाएं नीले, जो आपका बाएं नीले होता है, उसके द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा रक्त को महाधमनी में धकेलने के समय, मतलब आर्टोरा जो है, आर्टोरा में जब ब्लड को बाएं नीले से धकेला जाता है, तो उस समय जो रक्त वाहिनी जो ब्लड वेसल्स है, उस पर जो दबाव उत्पन्न होता है, और वही जो होता है उच्चतम दबाव होता है या सिस्टोलिक दबाव होता है। समझ गए?
सिस्टोलिक दबाव क्या कब होता है? तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक के दौरान, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक के दौरान जब बाएं निलय, जो बाएं लेफ्ट वाला जो निलय होता है ना, बाएं निलय द्वारा जो रक्त को महाधमनी में धकेला जाता है, मतलब भेजा जाता है, और उस समय जो रक्त को धकेला गया है बाएं निलय के द्वारा महाधमनी में, तो ये रक्त क्या करता है, जब ये प्रवेश करता है ब्लड वेसल्स में, वाहिका में, तो क्या होता है, उस वाहिका के भित्ति दीवार पर धक्का लगाता है, दबाव लगाता है, और उस समय जो है उच्चतम दबाव यानी सिस्टोलिक प्रेशर उत्पन्न होता है, या यही कहलाता है। समझ गए? क्या समझे कि सिस्टोलिक दबाव क्या होता है? तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान जब बाएं निलय क्या करता है कि महाधमनी में रक्त को धकेलता है, तो उसके द्वारा महाधमनी में धकेलने के समय रक्त के द्वारा जो उस वेसल पर जो वाहिका है रक्त का, उस पर जब धक्का लगता है तो एक उच्चतम रक्तचाप जो है उत्पन्न होता है, जिसे सिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं। समझ गए? बस ये याद रखिएगा कि ये प्रोसेस, सिस्टोलिक प्रोसेस किस दौरान होता है? तो ये होता है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान होता क्या है कि जो बाएं वाला निलय होता है ना, जो बायां वाला निलय होता है, बायां वाला जो आपका निलय है, ये क्या करता है कि महाधमनी में ये बायां निलय वाला रक्त को कहाँ महाधमनी में धकेलता है रक्त को, और इसी धकेलने वक्त जो प्रेशर लगता है रक्त के वाहिका पर, तो वही जो होता है आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और उस समय जो है उच्चतम दबाव उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए अब आता है डायसिस्टोलिक प्रेशर। अब देखिए डायसिस्टोलिक प्रेशर वह होता है जिसमें हृदय विश्राम अवस्था में होता है। यह विश्राम अवधि बाएं निलय के संकुचन प्रारंभ होने से ठीक पहले रहती है। देखिए बाएं निलय क्या करता है कि रक्त को जब महाधमनी में आर्टोरा में भेजता है, तो उस समय जो प्रेशर लगता है तो वो होता है आपका सिस्टोलिक, मतलब उच्चतम। ठीक है, बट ये डायसिस्टोलिक तब होता है जब हमारा हृदय क्या होता है, थोड़ा सा एकदम हल्का, मतलब सेकेंड के कई गुना पार्ट आप इसको कह सकते हैं, कि जिसमें रक्त हमारा हृदय जो होता है विश्राम की अवस्था में होता है। यह विश्राम अवधि बाएं निलय के संकुचन प्रारंभ होने से ठीक पहले होता है। देखिए ये जो होता है जब बाएं निलय आर्टोरा में ब्लड को क्या करता है, धकेलता है, तो उस समय जोर लगाता है बाएं निलय आर्टोरा में ब्लड को भेजने के लिए, जिससे ब्लड पर धक्का लगते वक्त जो है सिस्टोलिक प्रेशर उत्पन्न होता है। बट ये जब बाएं निलय जब एक्टिव है धकेलने के लिए, उससे क्षणिक पहले बाएं निलय क्या होता है, बाएं निलय हार्ट का जो निलय होता है ना, बाएं और दाएं दो निलय होता है, नीलय और आलिंद होता है, दो आलिंद होता है और दो नीलय होता है। तो नीलय जो धकेलने के काम करता है ब्लड को, और उस समय महाधमनी में भेजता है, और भेजते के समय क्या करता है कि ब्लड के द्वारा उस वाहिनी, रक्त वाहिनी पर धक्का लगता है, तो सिस्टोलिक उत्पन्न होता है। ठीक ब्लड जब आर्टोरा में बाएं निलय जब आर्टोरा में ब्लड को प्रेस करने वाला हो, तो उससे करने वाला हो, किया नहीं है, जब करने वाला हो तो उस समय ये विश्राम अवस्था में हृदय हमारा रहता है, और उस समय जो है यही प्रेशर आपका उत्पन्न होता है डायसिस्टोलिक वाला। समझ गए? सीधा समझिए कि यह डायसिस्टोलिक वह प्रेशर होता है जिसमें हृदय विश्राम अवस्था में होता है, रेस्ट में होता है। यह विश्राम अवधि कब होता है? जब निलय, बाएं निलय संकुचन प्रारंभ होने से ठीक पहले रहती है। मतलब जब बायां वाला निलय है जो प्रेशर कर रहा है आर्टोरा में ब्लड को, तो ये बाएं निलय का संकुचन प्रारंभ होने से ठीक पहले, मतलब ब्लड को धक्का देने से ठीक पहले जो है ये विश्राम में रहता है बाएं निलय, यानी हृदय भी रहता है, और जब प्रेशर लगता है उस समय वो डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है। यही कारण है कि विश्राम में है तो ही जो है ये क्या होता है कि ब्लड प्रेशर डायसिस्टोलिक वाला का कम होता है, और सिस्टोलिक वाला का नॉर्मल भी 120 होता है, और इसका नॉर्मल 80 होता है, क्योंकि ये विश्राम के समय इस पर जो है धक्का लगता है। समझ गए? चलिए ये हो गया आपका। अब देखिए सीधा समझिए ना, किसी पाइप के थ्रू जो है आप पानी डालें, जैसे ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, इस पाइप के थ्रू में अगर आप पानी डालिएगा, इस पाइप में अगर पानी डालिएगा, यहाँ से कोई इसको पानी का डब्बा का स्रोत है, इसमें पानी हम डाल रहे हैं, पानी हम इसमें डाल रहे हैं। जब तक डालते रहेंगे तो प्रेशर अधिक रहेगा ना, और जब डालना यहाँ पे छोड़ देंगे
जब हम इसको डालना यहाँ पे छोड़ देंगे, इस पाइप में हम कुछ भी चीज़ जो है डालना हम यहाँ से अगर छोड़ देते हैं तो क्या होगा कि इसके अंदर जो ब्लड है, इसके अंदर ब्लड है वो तो सप्लाई हल्का हल्का होगा ही, प्रेशर कम जाएगा, लेकिन जो इसके अंदर जो थोड़ा सा रुका हुआ ब्लड रहेगा वो तो थोड़ा थोड़ा होगा ही। भले ही ये सब के सब निकल जाए, सब के सब सप्लाई हो जाएगा शरीर में, वो बातें अलग है, तो फिर जो है ब्लड का जो गति है वो खत्म हो जाएगा। बट जब तक हल्का कुछ समय के लिए तो इसमें ब्लड रहेगा नहीं छोटा मोटा, तो वही ब्लड के द्वारा जो धक्का लगता है तो डायसिस्टोलिक हो जाता है। एक क्यों होता है, जब हृदय विश्राम अवस्था में हो यानी ब्लड का धक्का नहीं लगा रहा हो तब ये डायसिस्टोलिक होता है, और जब लगाता है तब तो सिस्टोलिक हो जाता है, तब तो लगातार एक कंटिन्यू ब्लड को प्रेशर कर रहा है और इस वेसल्स के द्वारा निकल रहा है। समझ गए चीज़ें को। चलिए अब नाड़ी दबाव क्या कहते हैं समझ लीजिए। पल्स प्रेशर क्या होता है, नाड़ी दाब क्या होता है। देखिए सिस्टोलिक एवं डायसिस्टोलिक दबाव के अंतर को ही एवं बाएं नीले द्वारा आयतन को दर्शाता है। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति का औसत रक्तचाप लगभग इतना mm ऑफ मरकरी होता है, mm ऑफ Hg होता है। समझ गए ये चीज़ें। आपसे पूछेगा कि स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है औसतन, तो 120/80 mm ऑफ Hg, इतना जरूर लिखिएगा वरना गलत हो जाएगा। अगर पूछेगा तो इतना जरूर लिखिएगा, नहीं लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। सीधा 120/80 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट भी सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ गए। मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है इसका यूनिट। समझ गए ना। चलिए देखिए नाड़ी दबाव क्या होता है। नाड़ी दबाव तब होता है जब सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दबाव के अंतर को कहते हैं। नाड़ी दबाव किसे कहते हैं, जो सिस्टोलिक वाला और डायसिस्टोलिक वाला जो अंतर होता है और उस समय जो बीट होता है, दर होता है नाड़ी का, वही जो आपका होता है नाड़ी दर होता है। समझ गए। ये आपका होता है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दबाव के अंतर को नाड़ी दर कहते हैं, एवं बाएं नीले द्वारा आयतन को दर्शाता है, एवं जो लेफ्ट जो आपका यहाँ पे जो नीला है, बाएं नीला है द्वारा आयतन को दर्शाता है। देखिए रक्तचाप में ज़्यादातर जो भूमिका है बाएं नीला ही निभाता है। समझ गए ना। इसके द्वारा ही ब्लड को प्रेशर किया जाता है और जो उत्पन्न होता है दबाव वो सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक यहीं से होता है। समझ गए, ये चीज़ समझ गए। चलिए अब देखिए फैक्टर, हम इसको पूरा आपको रक्तचाप को प्रभावित करने वाले कारक को बताइए। हम पूरा के पूरा एक एक लाइन नहीं बताएंगे, क्योंकि हम लोग पहले जब लाइव में डिस्कस कर रहे थे उस समय हम लोग नाड़ी दर को प्रभावित करने वाले कारक, श्वसन दर को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए रक्तचाप को हो या नाड़ी दर के हो या श्वसन दर के हो, तीनों को अगर प्रभावित करने वाला कारक पूछेगा ना तो आप तीनों को कारक को इस एक क्वेश्चन को समझने से लिख सकते हैं प्रभावित करने वाले कारक में, क्योंकि तीनों जो है वाइटल साइन है। तीनों हमारे शरीर का वाइटल साइन है, जैविक चिन्ह है। और जैविक चिन्ह, जब एक जैविक चिन्ह प्रभावित होगा तो दूसरा भी प्रभावित होगा उससे, और तीसरा भी प्रभावित होगा। तो ये सब फैक्टर जो है आपका एक दूसरे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए। पहला है उम्र। अब उम्र कैसे होता है, अलग अलग उम्र में रक्तचाप समान स्थिति भिन्न होती है। अब बच्चा में रक्तचाप अधिक होता है, बुजुर्गों में रक्तचाप अलग होता है, वयस्कों में अलग होता है। ठीक है, तो यही उम्र के हिसाब से भी अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए बच्चा में जो है एकदम कम होता है, नवजात जो शिशु होता है ना उसमें रक्तचाप एकदम कम होता है। देखिए 30 से 50/10 mm ऑफ Hg होता है। बालक जब कुछ बड़ा होता है, नवजात शिशु से आगे जाता है तो उसमें 70/90 होता है, 70 से 90 लेकर और 50 mmg Hg होता है। वयस्क व्यक्ति में तो जानते हैं 120 से 80 mm ऑफ Hg होता है। वृद्धावस्था में बढ़ जाता है 140 से 160 और 80 से 90 mm ऑफ Hg हो सकता है। तो वृद्धों में इतना अगर होता है तो ये नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि वृद्धावस्था में बढ़ जाता है। समझ गए। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि दूसरा है लिंग। पहला हो गया एज। एज में अलग अलग डिफरेंट एज में अलग अलग जो है रक्तचाप होता है। उसके बाद है दूसरा है रक्तचाप को प्रभावित लिंग भी करता है। जैसे देखिए महिलाओं को रक्तचाप रजनोवृत्ति तक पुरुषों के रक्तचाप की तुलना में कम होता है। मेनोपॉज, जो देखिए जब मेनोपॉज होता है, जब तक महिलाओं में रजनोवृत्ति की क्रिया होते रहता है, मेंस्ट्रुएशन होते रहता है, तब तक पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जो रक्तचाप होता है कम होता है। रजनोवृत्ति के बाद मतलब मेंसेज के बाद महिलाओं को रक्तचाप पुरुषों की तुलना में अधिक बढ़ जाता है। लगभग 50 वर्ष की आयु में होता है महिलाओं में मेनोपॉज, और यहाँ पे जो है महिलाओं के अंदर जनन क्षमता खत्म हो जाता है, और जब खत्म हो जाता है तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बढ़ जाता है। यौना और आरंभ तक लड़के एवं लड़कियों के रक्तचाप में कोई अंतर नहीं होता है। जब तक यौना आरंभ प्यूबर्टी होने को होता है तब तक गर्ल्स हो या बॉयज हो दोनों में सेम जो है रहता है। समझ गए। चलिए
लिंग भी समझ गया कि लिंग कैसे प्रभावित करता है। शारीरिक बनावट, अब देखिएगा शारीरिक जिनका बनावट के तुलना मतलब बॉडी बिल्ड, शारीरिक बनावट मतलब अधिक वजन या मोटे व्यक्ति का रक्तचाप कम वजन वाले व्यक्ति के तुलना में अधिक होता है। जो मोटे फैटी वाले आदमी होते हैं अधिक वजन वाले, उनमें जो है रक्तचाप ब्लड प्रेशर अधिक होता है। तुलनात्मक पतले व्यक्तियों में, पतले व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है कम होता है मोटे व्यक्ति से। समझ गए? चलिए, तो बॉडी बनावट भी समझ गए। चौथा है प्रजाति, कुछ प्रजाति के लोग का रक्तचाप अन्य से अधिक होता है, जैसे निग्रो प्रजाति का रक्तचाप अन्यों से अधिक होता है। अब कुछ ऐसे भी रेस है, कुछ ऐसे भी प्रजाति है जो कि निग्रो जो जनजाति होता है इसका रक्तचाप अधिक होता है अन्य प्रजातियों से। समझ रहे हैं ना? चलिए, पांचवा आपका यहाँ पे देखिए जलवायु है, क्लाइमेट। अब एकदम आसान सी बातें हैं कि क्लाइमेट जलवायु चेंज होने पर समान रक्तचाप समशीतोष्ण जलवायु की तुलना में उष्ण कटिबंधीय जलवायु में कम एवं ध्रुवीय प्रदेशों की जलवायु में सर्वाधिक होता है। तो देखिए सीधा लिख दीजिएगा कि जलवायु क्लाइमेट चेंज होने पर, जलवायु चेंज होने पर जो है आपके शरीर में ब्लड प्रेशर में भी जो है क्या होता है, कम या बेसी होने लगता है। ठीक है, जैसे समशीतोष्ण जलवायु की तुलना में उष्ण कटिबंधीय जलवायु में कम होता है। मतलब समशीतोष्ण में जो होता है रक्तचाप ये अधिक होता है और उष्ण कटिबंधीय जलवायु में कम होता है। एवं जो ध्रुवीय प्रदेश होता है यहाँ का जलवायु सर्वाधिक होता है। तो ये चीज़ें समझ गए, जलवायु हो गया। चलिए, छठा है कि दिन का समय, टाइम ऑफ द डे, दिन के समय महिलाएं एवं पुरुषों दोनों में ही प्रातः काल में रक्तचाप निम्न रहता है। मतलब सुबह के समय जब महिलाएं हो या पुरुष दोनों में रक्तचाप कम रहता है तथा दिन बढ़ने के साथ साथ यह शाम तक उच्चतम बिंदु तक पहुंचता है। तो दिन के समय जब सुबह होता है तो रक्तचाप निम्न रहता है, कम रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है रक्तचाप बढ़ता है। इसका एक रीज़न ये भी होता है कि सुबह के समय व्यक्ति रेस्ट लेके आया रहता है रात में, और जैसे ही दिन का शुरुआत करता है तो वह अपने एक्सरसाइज से लेकर कामों को करते हुए दिन को बिताता है। तो रक्तचाप बढ़ने का एकदम आसान सा ही बातें हैं कि जब काम करेगा तो रक्तचाप बढ़ेगा ही। तो दिन के समय ऐसे रक्तचाप रहता है। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट देखिएगा व्यायाम, एक्सरसाइज, व्यायाम करने से रक्तचाप बढ़ता है। तो ये भी चीज़ हो गया। पीड़ा, पेन, तीव्र पीड़ा में भी रक्तचाप की वृद्धि होती है। जैसे दर्द होना, कुछ ऐसे पीड़ा हो गया जिसमें रक्तचाप आपका बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए, ये सब याद करना बहुत आसान है। भावावेग, इमोशन, शांत जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों की तुलना में शहरों के तनावपूर्ण एवं व्यस्त व्यक्तियों का रक्तचाप अधिक होता है या संभावना होता है। तथा भय, चिंता, व्याकुलता, उत्तेजना आदि भावनात्मक कारक रक्तचाप में वृद्धि करते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, ज़्यादा चिंता में रहता है, टेंशन में रहता है, ज़्यादा उसको अंदर डर रहता है, तो उसका रक्तचाप अचानक से बढ़ना एकदम तेज ही होता है। चूँकि ये कब होता है, अब इसका अलग अलग कारण है। जो व्यक्ति शहर में रहता है उसमें ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा चिंता, और शहर वाले व्यक्ति में ज़्यादा क्या होता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है। क्यों होता है? क्योंकि शहर के व्यक्ति के अनेकों टेंशन रहता है। अगर एक महीना अगर कमाई बंद हो गया तो उसके खाने पर प्रॉब्लम आ जाएगा और उसके अंदर बहुत ज़्यादा चिंता हो जाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कमाई मंदा हो जाएगा तो उसके कारण भी होता है। फैमिली का मेंटेनेंस करना, शहर में अगर कमाई अच्छा नहीं है तो बहुत दिक्कत होता है। तो ये सब कारण जो है दुख, चिंता, भय, ये सब जो है आपका इमोशन प्रभावित करता है आपका क्या चीज़ का, ब्लड प्रेशर का। समझ गए? 10वां है रोग अवस्था। रोग अवस्था की मीन्स कहा जाए तो डिजीज कंडीशन। अगर कुछ ऐसे डिजीज कंडीशन है जहाँ पे व्यक्ति को क्या करता है, जैसे परिवहन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम संबंधित रोग एवं गुर्दा के रोगों में रक्तचाप बढ़ने की संभावना रहती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड का ही सर्कुलेट करता है, किडनी जो ब्लड को छानता है, और यही दोनों अगर प्रभावित हो जाएगा तो रक्तचाप तो बढ़ ही जाएगा ना। तो इस रोग अवस्था में भी रक्तचाप बढ़ता है। समझ गए? चलिए, औषधियाँ है, ड्रग है। औषधियाँ है, ड्रग है। कुछ औषधियाँ रक्तचाप को बढ़ाती है जैसे मेफेंटिन और एड्रीनिलिन आदि। कुछ औषधियाँ रक्तचाप को कम करती है जैसे एमिल नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन आदि। तो जो कुछ दवाइयाँ हैं वो रक्तचाप को बढ़ाता भी है जैसे एड्रीनिलिन और मेफेंटिन। कुछ ऐसे दवाइयाँ हैं जो रक्तचाप को घटाता भी है जैसे नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो ये हो गया 11 पॉइंट। औषधियाँ भी एक कारक निभाता है रक्तचाप बढ़ाने में। समझ गए? चलिए, शारीरिक स्थिति, पोस्चर, बैठे या खड़े रहने की स्थिति की तुलना में लेटी हुई स्थिति में रक्तचाप कम होता है। अब बॉडी का स्थिति कैसा है, बैठे हुए, खड़ा है या सोए हुए? अगर सोए होंगे तो बैठे और खड़े रहने की तुलना में रक्तचाप कम रहता है सोए व्यक्ति में। समझ गए? 13 है रक्तस्राव, हेमरेज। रक्तस्राव के कारण रक्त वाहिकियों में रक्त का आयतन कम होने से रक्तचाप भी कम हो जाता है। अगर आपके शरीर में किसी अंग से अगर ब्लड ब्लीडिंग हो रहा है, हेमरेज हो गया है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग हो जाएगा मतलब लीकेज हो गया है, और पाइप में अगर लीकेज हो जाएगा तो आप कितना भी उसमें चीज़ डालिए तो खाली होते रहेगा, इधर से भी और इधर से भी, तो इसमें कम रहेगा ना, तो आयतन कम जाएगा ही। तो यही चीज़ें हैं। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 14 नंबर कितना शानदार है। 14 नंबर देखिए,
बढ़ा हुआ अंतःकरोटी दबाव, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर मतलब बढ़ा हुआ अंतःकरोटी दबाव। ठीक है, अब देखिए इंट्राक्रेनियल प्रेशर कब बढ़ता है? सिर में चोट, इंजरी एवं अंतःकरोटी अवुड इंट्राक्रेनियल ट्यूमर के कारण अंतःकरोटी दबाव बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप रक्तचाप में वृद्धि हो जाता है। अगर आपके हेड में कोई चोट लग गया है, आपका जो क्रेनियल है उसमें चोट लग चुका है, तो उसमें जो है दबाव उत्पन्न हो जाता है और फिर जो है क्या होता है, आपका रक्तचाप बढ़ जाता है। समझ गए? तो देखिए दिमाग में सिर्फ याद रखना है कि कौन कौन से पॉइंट लिखना है। जैसे हम एक बार रिपीट करते हैं खुद से बिना देखे हुए। जैसे शरीर का बनावट, लिंग, आयु, शरीर का बनावट, प्रजाति मतलब रेस, औषधियाँ, शरीर का स्थिति, उसके बाद आपका था क्या चीज़ था, इमोशन, पेन, उसके बाद आपका था क्या चीज़ था, अंतःकरोटी दबाव, उसके बाद आपका था रक्तस्राव था, उसके बाद आपका था औषधियाँ हो चुका है, रोग अवस्था कोई ऐसा रोग है। ठीक है, इमोशन बोल दिए, व्यायाम होता है, दिन का समय, जलवायु, तो ये सब जो है प्रजाति, शारीरिक बनावट, लिंग, ये सब तो हम बोल ही दिए। इसको याद रखिए सिर्फ पॉइंट को। अब जितना पॉइंट याद रखेंगे कॉपी भी फुल होगा और आपको नंबर भी मिलेगा। ठीक है, तो ये नंबर, एक क्वेश्चन 5 से 10 नंबर पूछेगा, लिख दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, मरनासन मरीज किसे कहते हैं? मतलब हु इज कॉल्ड डाइंग पेशेंट, मतलब मरने वाला पेशेंट जो है किसे कहते हैं? जो मरने के निकट हो एकदम, उसे मरनासन कहते हैं। समझ गए? निकट या आसन मृत्यु के चिन्ह व लक्षण लिखे। जो व्यक्ति मरने वाला होता है उसके अब जो मृत्यु निकट आ चुका है तो उसके कौन कौन से लक्षण होगा, इसको बताने के लिए आपसे पूछेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मरनासन या डाइंग पेशेंट होता है। ठीक है, क्या क्या जो है अप्रोच साइन करेगा एक डेथ वाले पेशेंट में, तो चलिए देखते हैं। निकट या आसन मृत्यु के चिन्ह व लक्षण लिखिए। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मृत्यु के निकट या मृत्यु के आसन वाले पेशेंट का जो है चिन्ह और लक्षण लिखे, या आपसे पूछ देगा कि निकट मृत्यु या आसन मृत्यु से क्या समझते हैं, या पूछ देगा कि मरनासन क्या होता है। जो मरने का आसन प्राप्त कर रहा हो उसे मरनासन कहते हैं, या मरने के निकट चला गया हो, मृत्यु का निकट हो गया हो, तो वो जो है मरनासन होता है। समझ गए? चलिए देखते हैं। देखिए पहले समझिए कि मरनासन होता क्या है। मरनासन रोगी, डाइंग पेशेंट, देखिए इस अवस्था में मरीज अपनी मृत्यु के निकट पहुंच जाता है। मैंने वही बताया उस समय से कि जो व्यक्ति अपने मृत्यु के एकदम निकट चल चुका हो, अब उसका कुछ समय, कुछ पल में ही मृत्यु होने वाला हो, तो वो व्यक्ति जो होता है क्या होता है, मरीज की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। वैसा इस अवस्था में मरनासन रोगी एक अवस्था होता है जिसमें इस अवस्था में मरीज जो होता है अपनी मृत्यु के एकदम निकट पहुँच जाता है और मरीज की स्थिति बहुत खराब हो जाता है। मतलब जो व्यक्ति अगर मरने की स्थिति में आ गया हो, मरने के कगार पर, तो उसका तो स्थिति खराब हो ही ना जाएगा, अच्छा तो होगा नहीं, तो ही चीज़ है। ठीक है, उसके शरीर में अधिक परेशानियां उत्पन्न हो जाता है। जब व्यक्ति के मरने वाले पोजीशन में आता है तो उसमें तरह तरह के परेशानियां उत्पन्न हो जाता है। उसका जीवन कुछ दिनों या घंटों का शेष बचा होता है, उसके बाद मरीज की कभी भी मृत्यु हो सकती है। जो मरनासन वाले व्यक्ति होता है उसका जीवन जो होता है कुछ घंटे, कुछ दिनों के लिए जो है या कुछ मिनटों के लिए बचा होता है, उसके बाद मृत्यु हो सकती है उसका। समझ गए? चलिए उसके बाद है इस अवस्था में मरीज की हृदय गति अथवा शरीर के सभी प्राणभूत कार्यों को रुकने का समय आ जाता है, अतः मरीज जो है अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है। देखिए इस अवस्था में, मरनासन के अवस्था में जो व्यक्ति होते हैं उसमें टोटल वाइटल साइन जो होता है वो क्या होता है, रुकने का समय, यहाँ पे काम करने का समय जो है नज़दीक आ जाता है। जैसे ही व्यक्ति का मृत्यु होता है मीन्स क्या होता है कि टोटल वाइटल साइन, टोटल प्राणभूत जो क्रिया है उसका शरीर का, जैसे तापमान, श्वसन, नाड़ी दर, ये सब बंद हो जाता है और अतः व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति का जो है अंतिम सांस ले रहा होता है। और इसी तरह जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकट यानी आसन या मरनासन व्यक्ति अवस्था बोलते हैं। समझ गए? मरनासन बोल गए ना कि जो व्यक्ति अपने अंतिम अवस्था में जी रहा हो, अपनी अंतिम अवस्था में सांस ले रहा हो, जिसके सामने मृत्यु एकदम तैयार हो कि अब जो है कुछ घंटों या कुछ सेकंडों में ही जो है तुम्हें अब चलना है इस दुनिया से, जिसके फलस्वरूप उसके शरीर में जितने भी वाइटल साइन है, प्राणभूत कार्य है, उस सब करना जो है लगभग कम हो जाएगा और जो है उसके बाद जो है मृत्यु हो सकता है, और मृत्यु होने पर तो पूरा वाइटल साइन समाप्त हो ही जाता है। तो ये चीज़ समझ गए? चलिए अब इसका जो है साइन और सिम्टम्स पूछेगा कि भाई साइन ऑफ अप्रोचिंग डेथ, मतलब अप्रोचिंग मतलब क्या होता है, निकट, मतलब मृत्यु के लिए अप्रोच कर रहा है, मतलब मृत्यु एकदम निकट आ चुका है, तो उस समय जो है क्या क्या लक्षण और क्या क्या चिन्ह दिखाई देगा किसी व्यक्ति में जिसका मृत्यु एकदम निकट आ चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
देखिए, मृत्यु के निकट मरीज के चेहरे के भाव बदल जाते हैं, जैसे चेहरा लटका हुआ, पेशियाँ तान में कम, गाल चिपके हुए तथा आंखें धंसी हुई रहती हैं। जो व्यक्ति मरने के अपने अंतिम अवस्था में पहुंच चुका हो तो उसके शरीर के भाव, चेहरे के भाव बदल जाता है, चेहरा लटका हुआ रहता है, उसका जो मस्कुलर तान जो शरीर में होता है वो कम हो जाता है, गाल चिपक जाता है और आँख जो है धंसी हुई दिखाई देता है। तो ये जो है दिखाई देता है लक्षण, समझ गए। चलिए दूसरा है क्या है, मरीज अचानक चुपचाप व उदास हो जाता है। जो मरीज होता है उससे लगता है कि अब हम जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो इसलिए जो है वो चुपचाप और उदास हो जाता है। ठीक है, मरीज अधिकतर नींद में रहता है। जो व्यक्ति मरने की स्थिति में होता है उससे अधिकतर मौन हो जाता है, चुपचाप उदास हो जाएगा, उससे अधिकतर नींद में रहता है वो। ठीक है, चौथा है मरीज की पहचानने की शक्ति खत्म होने लगती है। जो व्यक्ति मरने के समय आने लगता है तो वह जो है दूसरे व्यक्ति को पहचानने का जो है क्षमता खत्म होने लगता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिएगा, मरीज बोलने एवं पुकारने में अस्पष्ट भाषा प्रयुक्त करता है। व्यक्ति जो है बोलने में या कुछ पुकारने में जो है अस्पष्ट, मतलब उसे क्लियर जो है बातें नहीं हो पाता है, समझ गए। छठा है मरीज अपने एनल स्फिंक्टर और ब्लेडर स्फिंक्टर पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, अतः बिस्तर पर ही मलमूत्र त्याग करने लगता है। जो देखिए अनल जो स्फिंक्टर है और जो ब्लेंडर स्फिंक्टर है उस पर व्यक्ति नियंत्रण नहीं कर पाता है, और जो है जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो देखते होइएगा कि वह जो है अपने बेड पे ही मलमूत्र का त्याग करने लगता है, क्योंकि उसका शरीर अब जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी वह कुछ समय का ही मेहमान है, समझ गए। तो ये सब लक्षण दिखाई देता है। मरीज उठने बैठने में असमर्थ हो जाता है, इसलिए उसे सुला कर रखा जाता है, समझ गए। मरीज को सांस लेने में कठिनाइयाँ होता है, रिस्पायरेशन प्रॉब्लम होने लगता है। मरीज का खाना पीना कम हो जाता है, मरीज खाना पीना कम कर देता है या छोड़ देगा। ठीक है, 10वां है मरीज का शरीर ठंडा पड़ जाता है। जब व्यक्ति मरने पर आता है तो उसका शरीर क्या होता है, नीला ठंडा सब पड़ने लगता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका, मरीज की आवाज़ धीमी हो जाती है एवं धीरे धीरे बंद हो जाता है। जो मरीज का आवाज़ होता है वो आवाज़ क्या होता है, धीमा हो जाता है और धीरे धीरे बंद हो जाता है, जो मरने के एकदम निकट पेशेंट होता है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, यहाँ पे श्वसन दर धीमी व अनियमित हो जाएगा। जो पेशेंट अब मरने के कगार पर है, उसका मृत्यु एकदम नज़दीक है, तो उसका श्वसन दर एकदम धीमा हो जाता है और अनियमित हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है मूत्राशय का फूल जाना। जो ब्लेडर उसका वो फूल जाएगा, उसके बाद जो आपका मूत्र का असंयम हो जाएगा और मूत्रीय अवधारणा आदि स्थिति उत्पन्न हो जाता है। मतलब उसके मूत्र पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, जो कि ऊपर भी देखे हैं कि मल मूत्र पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, मूत्राशय फूल जाता है और जो है उसमें मूत्रीय अवधारणा आदि स्थिति उत्पन्न हो जाती है, समझ गए। तो ये लिखिएगा लक्षण, ये सब दिखाई देता है। कोई भी अगर नज़दीकी समय है किसी का मृत्यु का, तो जो है उसके सामने ये सब जो है प्रॉब्लम दिखाई देता है, ये सब लक्षण दिखाई देता है, आम लक्षण है। और सारे लक्षण हो सकते हैं जिसको आप अपने तरीका से लिख सकते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ें हो गया। अब देखिए इसके लक्षण को आप कैसे बनाकर लिख सकते हैं। जैसे श्वसन से संबंधित लक्षण दिखाई देगा तो श्वसन हेडिंग दे देंगे और उससे के नीचे लिख देंगे 1-2 पॉइंट। जैसे मूत्र से संबंधित, मल मूत्र से संबंधित लक्षण दिखाई देगा तो मल मूत्र लिख देंगे, उसके नीचे जो भी समस्या लक्षण दिखाई देगा वो 2-3 लाइन लिख देंगे। उसके बाद पोषण से संबंधित भोजन नकारना, तो भोजन नकारना में क्या होगा कि वो भोजन नकार देगा तो उसके नीचे 2-3 पॉइंट लिख देंगे। मरीज के शरीर का स्थिति वह न बैठ पाएगा ना खड़ा हो पाएगा, तो उसे लेटे हुए रखते हैं। तो ये सब जो है आप पॉइंट बाय पॉइंट भी देकर लिख सकते हैं और ऐसे लाइनिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है जैसे भी लिखे। बाकी हम बता दिए यहाँ पे मैटर क्या लिखना है बता दिए। अब इसको कैटेगरी में अलग अलग बांट के भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर। अगर कैटेगरी में बांट कर लिखेंगे तो स्मार्ट लगेंगे, सीधा ये लाइन बाय लिखेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना प्यारा आशीर्वाद दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी इसको अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो rmnursing.blogspot.com पर जाइए और वहाँ पे पढ़िए, PDF भी है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।